जब कोई तैयारी शुरू करता है तो उनको ये नहीं पता कि सफलता कितने दिनों में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा। ये सफलता मेरे को 6 से 7 सालों में मिला सर, और सफलता मिलने के बाद ऐसा हो जाएगा हमको नहीं पता था। गुणवत्ता से भरपूर शिक्षकों को यहाँ निकाल दिया गया है। 20 सेशन में हमको निकाल दिया गया। अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत थी, लेकिन अब उनका क्या होगा सर हमें भी नहीं पता। मेरा यही कहना है कि कमेटी तो गठित हो गई है, लेकिन कमेटी का जो निर्णय है वो सकारात्मक हमारे पक्ष में होना चाहिए सर। हमें नौकरी के बदले में नौकरी ही चाहिए। भारत को एक विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर गुरुओं को ही ऐसे बिना गलती के निकाल दिया जाएगा सर, तो ये फिर विश्व गुरु रहने का फिर। मैं 2 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और मैं घर का इकलौता सदस्य हूँ जो घर चला रहा हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा सर, जब मैं यहाँ आया नौकरी करने के लिए तो इसी बीच में जो पुराना घर था वो टूट जाता है। तो अभी की स्थिति में सर मेरे पास जाके रहने के लिए घर नहीं है। दावा करती हूँ सर मैं ये कि जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, लिखित आश्वासन, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे और जीतेंगे। जी, मेरा नाम शशांक शेखर है सर, और मैं चरामा में पदस्थ था। सर मैं बताना चाहूँगा, जब कोई तैयारी शुरू करता है तो उनको ये नहीं पता कि सफलता कितने दिनों में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा। ये सफलता मेरे को 6 से 7 सालों में मिला सर, और सफलता मिलने के बाद ऐसा हो जाएगा हमको नहीं पता था। मैं 2 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और मैं घर का इकलौता सदस्य हूँ जो घर चला रहा हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा सर, जब मैं यहाँ आया नौकरी करने के लिए 1.5 साल में नौकरी करते हो गया था मेरे को, तो इसी बीच में जो पुराना घर था वो टूट जाता है। तो अभी की स्थिति में सर मेरे पास जाके रहने के लिए घर नहीं है। मेरी माँ मेरे को यहाँ रहते भी मेरे को बताती हैं कि मेरी आँख में तकलीफ़ है। तो ये आँख का तकलीफ़ सर 2 साल पुराना है। 2 साल पहले जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो बता रहे थे कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद। तो सर अभी उसका इलाज करवाना है मेरे को, तो मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, अब करने के लिए नौकरी नहीं है। तो सर जिसको हमने सरकार में बैठाया ये सोच के बैठाया था कि जो पिछली सरकार है, अगर कुछ ऐसा कहने का मतलब जो पिछली सरकार जो काम नहीं कर पा रही है वो आने वाली सरकार करेगी। तो अभी जो सरकार में है वो ये बता रहे हैं कि पिछली सरकार की गलती थी। सर मैं बोलना चाहूँगा पिछली सरकार की गलती नहीं थी, है ना। अगर आप गलती गिना रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि पिछली सरकार ने 2 काउंसलिंग करवाया, आपने भी तो 2 काउंसलिंग करवाया, है ना। तो अगर आप पिछली सरकार की गलती है बोल रहे हो तो जितना गलती पिछली सरकार ने किया उससे ज़्यादा आपने कर दिया। मेरे भाई गलती को तो आपने भी दोहरा दिया ना। सर 2018 में जब हमको अलाउ किया गया है ना, बीएड को अलाउ किया गया, तो उस समय मोदी सरकार बैठे हुए थे और अभी भी मोदी सरकार बैठे हुए हैं। तो कहानी वहीं से स्टार्ट हुआ है सर, भाजपा सरकार ने ही कहानी शुरू की है। और अभी भी छत्तीसगढ़ में भाजपा में 64 हज़ार भर्तियाँ एक साथ हुई। जी सर, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है सर। तो इनकी गलती है, उनकी गलती है, ये ना करे, बल्कि किसी का गलती जो किसी कोई कुछ गलती हो गया सर उस गलती को सुधारे, है ना। मेरा यही कहना है। तो आप लोगों की मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले हो चुकी थी ना। हाँ सर, हम लोग का आदेश के पहले ही नियुक्ति हो गई थी। 23 में आदेश आया था। हाँ सर, है ना। हम लोग का जो भर्ती प्रक्रिया था सर वो पूरा क्लीन चिट था। मतलब जब हम लोग का भर्ती प्रक्रिया चालू हुआ तब तक हम इन केस के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था कि कहीं पे कुछ केस चल रहा है, कुछ भी नहीं था। हमारा जो नोटिफिकेशन था वो क्लीन था, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा मेरिट बना। तब तक हम लोग यही मान के चल रहे थे कि बीएड हमारा जो है वो प्राइमरी में मान्य है ना। उसके बाद एक फ़ैसला आता है जो हमारे लिए नहीं था बल्कि किसी और राज्य के लिए आया था। हम लोग तो यही जब सोच के, हाँ सर, राजस्थान के लिए आया था। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि वहाँ का फ़ैसला और ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। तो सर इन सब चीज़ से हम लोग अनजान थे, है ना। तो हमने इतना मेहनत करके यहाँ पे आया सर। हम लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी को बोल दे रहे हो कि इनकी गलती है, उनकी गलती, आपके पास एक मौका है ना, सुधारो ना गलती। आपके पास गलती सुधारने का मौका है, आप गलती सुधार दो। नक्सली इलाकों में जाके चुनौतियों भरा वहाँ पे अध्ययन का हर कार्य रहता है। जैसे बच्चों को भी डर रहता है, अध्यापक रहते हैं उनको भी डर रहता है। उन चुनौतियों के बीच में भी आप लोग लगातार 1.5 सालों से पदस्थ थे, और मुझे लगता है कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषाएं, वो भी सीखनी पड़ी होगी। तमाम चुनौतियाँ रही होंगी और एक डर भी बना रहा होगा कि ऐसा ना हो कि बच्चों की जो संख्या वो घट जाए, हमारी जवाबदेही बने और तमाम चीज़ें। कहीं ना कहीं आशा की किरण जगी और सुधार दिख रहा था कि बच्चे पढ़ने आ रहे थे। ऐसे में तो अब उन बच्चों का भी जीवन अंधकार में चला जाएगा। सर जी सर,
सर बॉन्डिंग हो जाती है पढ़ाते डर तो शुरू से बना हुआ रहता है सर, इंसान है तो कि ये नक्सली का जो खतरा है ये रहता है दिमाग में। बट सर हम लोग इन सब चीज़ों को छोड़ करके मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है सर। मैं इससे भी पहले 2 स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, प्राइवेट स्कूल था है ना, उससे पहले कई कोचिंग में पढ़ाया हूँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाने गया था सर। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला, मैं सोच भी नहीं रहा था कि नक्सली मेरे को आके मार देगा, कुछ हो जाएगा। मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाने गया था सर, है ना। तो मैं यही चाह रहा था कि जो चीज़ें मैं सीखा हूँ वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ के वो चीज़ें वो सीखें, वो भी आगे बढ़ें सर। ये बोलते हैं ना कि जो बस्तर और सरगुजा संभाग पिछड़ा हुआ है, तो हम लोग का जो यूथ है सर, मैं चाह रहा था कि ये बच्चे भी आगे आए सर। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल का जो स्थिति है शुरू से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं कमज़ोर है, तो सुधारने का एक प्रयास करना चाहिए सर। जब मैं पढ़ता था तो मेरे को लगता था कि कोई आके मेरे को पढ़ाए ताकि मैं पढूं और चीज़ों को सीखूं। तो सर मैं उन सभी परिस्थितियों को फेस करके आया था, मैं एग्ज़ाम निकाला और मैं चाह रहा था कि मेरे जो होने वाले बच्चे हैं सब चीज़ों को सीखे और वो आने वाले टाइम में ये बोले कि हाँ हमको पढ़ाने वाले कोई टीचर था, हमको किसी ने कुछ सिखाया है। तो ये सब चीज़ें था सर। और ये भी है जाने के लिए सर, बस्तर और सरगुजा संभाग में रास्ते नहीं होते हैं। कई स्कूल ऐसे अंचल में हैं जहाँ पे आपको पैदल जाना पड़ता है। अभी मेरे यहीं पे एक साथी बैठा हुआ था, वो सर लगभग 5 से 7 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं वो डेली, पहाड़ में चढ़ के, है ना। उनके पास जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, फिर भी वो सर वहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर जाते थे, वैसे उतरते थे, पहाड़ चढ़ते हुए जाते और उतरते थे। एक और साथी है यहाँ पे पीछे नीचे बैठे हुए हैं, उनको सर जाने के लिए 2 से 3 जो नाला होता है उसको पार करना होता है, तब जाके वो अपने स्कूल पहुँचते थे और वैसे ही वापस आते थे। तो सर जो भी परेशानियाँ था उसको उन सबको हम लोग फेस कर रहे थे सर। हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग चाहते थे कि जो चीज़ें हम सीख गए हैं उसको बच्चे को सिखाएं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ रहता है सर। सर मैं दंतेवाड़ा जिले में कुआकोंडा विकासखंड में पदस्थ था। मेरा नाम केसर सिंह परते है। सर मेरा यही कहना है कि गलती किसी का भी हो, लेकिन हमारे ऊपर उनको नहीं थोपना चाहिए सर। राजनीति से परे होके हमारे हित के बारे में सोचें। और सरकार से मेरा यही विनम्र अपील है कि राजनीति से परे होकर हम निर्दोष बीएड धारी सहायक शिक्षकों के लिए अच्छा। आप भी भूख हड़ताल में बैठे हैं? जी सर, मैं भी भूख हड़ताल में बैठा हूँ सर। और मेरा यही कहना है कि कमेटी तो गठित हो गई है, लेकिन कमेटी का जो निर्णय है वो सकारात्मक हमारे पक्ष में होना चाहिए सर। हमें नौकरी के बदले में नौकरी ही चाहिए और कोई भी हमारे लिए दूसरा स्वीकार्य नहीं होगा सर। हम लोगों ने बहुत मुश्किल और परेशानियों को झेलते हुए नौकरी पाया है सर। मैं खुद कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? सर मैं तो शुरुआत से ही तैयारी कर रहा हूँ सर। जैसे ही 12वीं पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में बीएड किया सर। और बहुत गरीबी को झेलते हुए सर, मैं आदिवासी छात्र हूँ और मैंने बहुत गरीबी को झेलते हुए पढ़ाई करते हुए इस मुकाम तक पहुँचा था सर। मेरे यहाँ भी रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है सर। मैं छानी वाला घर में रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से बहुत परिश्रम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में मैंने सहायक शिक्षक का पद पाया था सर। मैं खुद जंगल से लकड़ी लाया, मैं महुआ बीना भी। उसके बाद में मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके इस पद तक पहुंचा था सर। फिर उसके बाद में ऐसा हो जाना मुझे बहुत ज़्यादा दुखद और ठेस पहुंचाने वाला घटना लग रहा है सर। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? कुछ उम्मीद है? सर सरकार पर तो मुझे भरोसा है सर। जिस प्रकार से माननीय बीजेपी की सरकार जो है सुशासन की सरकार है कि और वो बोलते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार हमारे बारे में ज़रूर कुछ अच्छा सकारात्मक सोचेगी। हम लोगों को समायोजित करेगी, हमारी नौकरी बचाएगी और हमारी आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। ऐसे ही हमें उम्मीद है सर। मेरा नाम मयंक शर्मा है सर और मैं मैनपाट ब्लॉक में पदस्थ हूँ। हाँ, मैनपाट सर। कितनी तैयारी कितने सालों से कर रहे थे?
तैयारी तो सर शुरू से ही, जैसे ही 12th पास किया उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया। सर मैं बता दूं, शिक्षक बनना ऐसे भी आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं। पहले आदमी ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद बीएड करता है, उसके बाद फिर टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद फिर आदमी सोचता है कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कब निकले। भारत ऐसा देश है, यहाँ बेरोजगारी इतने चरम पर है, बहुत ही कम एग्ज़ाम निकलते हैं, सालों सालों बाद भर्तियाँ निकलती हैं और फिर उसमें बैठे रहो, इंतज़ार में तैयारी करते रहो। अब जब भर्तियाँ निकलती हैं तो इस स्थिति में हमने जा कर के ये भर्ती निकाली थी सर, और उसमें भी हमको ये बोला जा रहा है कि ये कांग्रेस की गलती थी, बीजेपी की गलती थी। जैसा कि सर ने बताया, ये गलती तो शुरू 2018 में ही हुई थी। उस समय अगर कमेटी बना करके सही तरीके से इसको लागू करवाया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। उस समय जब मिलते नहीं थे कैंडिडेट, डीएड के कैंडिडेट मिलते नहीं थे, हाँ डीएड के कैंडिडेट मिलते ही नहीं थे, तो उस समय बीएड को शामिल कर लिया गया। तो जब हमारी ज़रूरत थी तब हमको शामिल कर लिया। आज जब आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो आप ऐसे ही हमको यहाँ पर फेंक दे रहे हैं, ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना। और सर उम्मीद जगा करके किसी की उम्मीदों का गला घोटना ये तो बिल्कुल भी गलत है। 1.5 साल से हमको नौकरी पे रख लिया, उस पर आज हमको ऐसी ये कमेटी खेला जा रहा है। अगर आपके अंदर विल है तो आप उसको अच्छे तरीके से करिए ना। एक कमेटी बना करके और इसको फिर टरकाने वाला काम जो किया जा रहा है, अगर आपको हमारे प्रति इतनी सद्भावना थी तो पहले कमेटी पहले बनाई जानी थी, हमको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाना था, उसके बाद फिर हमको टर्मिनेशन लेटर देते। हम विगत इतने दिनों से बैठे हुए हैं, बीजेपी का एक छोटा सा भी प्रवक्ता हमारे पास नहीं आया सर। हम रोज़ इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई तो सरकार का बंदा आएगा और हमारी बात सुनेगा। अगर आप ठीक है, पॉजिटिव हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे लिए आप हमारे भविष्य की इतनी चिंता करते हैं, तो आकर के इस मंच से एक बार बोल दीजिए इन लोगों को। इतनी महिलाएं बैठी हैं, उनके साथ बच्चे लेकर के बैठे हैं। 22, 23, 24 दिन हो गया सर, हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार का कोई तो नुमाइंदा आकर यहाँ पे कम से कम जो संख्या 1000-1500 तो खाने वालों की रहती होगी, उसकी व्यवस्था कैसे आप लोग कर रहे हैं? पैसे वैसे मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? जी सर, थोड़े थोड़े पैसे जुटा करके ही हमने कंट्रीब्यूशन किया है। लड़कियों के लिए तो थोड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, बाथरूम एकदम साफ़ नहीं है, उनके लिए भवन की व्यवस्था की गई है। बाकी लड़के जो हैं सर, यहीं ठंडी में रात यहीं गुजारते हैं सर। इतनी ठंडी पड़ रही है, हाँ इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, और उसमें भी लड़के यहाँ पर इसी तूता के डोम में सोते हैं। उनको ओढ़ने का कुछ नहीं मिलता, तो वो ये जो मैट बिछा हुआ है उसी मैट को ओढ़ करके सो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी की आज इतनी गंदी स्थिति हो गई है, ये किसकी गलती है? एनसीटी ने नियम बनाया था, उस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसमें बीच में ये हमारे जो लोग फंस चुके हैं, इतने छात्र फंस चुके हैं जिन लोग 1.5 साल से नौकरी कर रहे थे, इसमें इनकी क्या गलती है? सरकार नियम में बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको। समय कभी ये मन में डर आया था कि नौकरी जा भी सकती है? कभी कुछ ऐसा मन में लगा था, डर था कुछ? सर देखिए, कोर्ट केस तो चल रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि सरकार हमको बचा लेगी। क्योंकि अगर हम हमारे मातृ राज्य को देखें, मध्य प्रदेश को, वहाँ भी सेम केस था, वहाँ भी अपॉइंटेड के ऊपर गाज गिर चुका था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने रिव्यू लगा करके वहाँ के लोगों को बचा लिया। वो जो 11 तारीख की डेडलाइन थी, 11 तारीख से पहले वालों को भी उन्होंने बचा लिया, 11 तारीख के बाद वाले भी उसमें स्टे लेकर के आकर के बच गए। वहाँ तो 12-13 हज़ार लोगों का मामला है। सेम गवर्नमेंट है सर, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर तुली हुई है सरकार, और यहाँ हमको टर्मिनेशन पकड़ा दिया गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और दूसरे राज्य हैं जहाँ पर ये स्थिति पैदा होगी, वहाँ भी आपकी सरकार है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन डबल इंजन का यहाँ पर हमको कोई वो फ़ायदा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं सर, वहाँ कलकत्ता की बात करूँ, फर्जीवाड़े तरीके से वहाँ पर भर्ती हुई थी, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बोल दिया हम नहीं निकालेंगे किसी को। यूपी में वही मामला हुआ, आरक्षण का मामला था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया कि जिसकी नौकरी लग गई भाई हमको नहीं निकालेंगे। तो जिसकी नौकरी लग गई है सर, मामला जीविका का हो जाता है, मामला आत्मसम्मान का हो जाता है। जब एक बार नौकरी लग जाती है व्यक्ति की, किसी छात्र हितों का हो जाता है। आज आप हमको टर्मिनेट कर देंगे। कई लोगों ने इस जॉब के बेसिस पे पे स्लिप दिखा करके लोन ले लिया था, कई लोगों की इसी जॉब के बेसिस पे शादियाँ लग गई। अब आप फट से हमको टर्मिनेट कर देंगे तो फिर क्या होगा उन लोगों का? कहाँ से उन लोग लोन पटाएंगे? कई लोगों की शादियां टूटने की स्थिति आ गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
बात हम सिर्फ उसी चीज़ की कर रहे हैं सर कि आप ठीक है कमेटी बना लिए हैं, कमेटी का फैसला कब आएगा उससे मतलब नहीं, हमको टर्मिनेट तो मत कीजिए। हमारी जो जीविका इस जॉब से चल रही थी वो जीविका हमारी चलती रहनी चाहिए। उसके बाद आपकी कमेटी कितने दिनों में निर्णय लेती है उससे हमको मतलब नहीं। हमारी जीविका आत्मसम्मान की रक्षा हमारे आप उसको उस चीज़ को कीजिए ना, हमारी जीविका बनी रहे ताकि हमारा घर भी तो चलता रहे। आपकी कमेटी कब निर्णय देगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई डेडलाइन ही नहीं है। अगर आपके अंदर इतना वो था तो बिना कमेटी के भी इसमें वो किया जा सकता कि नहीं हम इनको रखेंगे। उसके बाद अंतिम सवाल, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर हम फिलहाल तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव निर्णय नहीं दे देती, हमको समायोजित करने के बारे में नहीं सोचती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर। क्योंकि हमने अपने मेहनत से नौकरी पाई थी, मेरिट में आए थे तो हम नौकरी पाई थी, कोई फर्जीवाड़े तरीके से हम यहाँ पर आए नहीं थे। तो हम हमारे आत्मसम्मान के लिए, हमारी जीविका के लिए यहाँ डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुन लेती। शांतिपूर्वक तरीके से अभी सब चल रहा है सर, और शांतिपूर्वक तरीके से ही हम सरकार के प्रति हम लोग पूरा पॉजिटिव हैं और सरकार को भी हमारे प्रति पॉजिटिव होना पड़ेगा। और हम सब इतना ही चाहते हैं कि आप अगर सोच रहे हैं हमारे बारे में पॉजिटिव, तो एक कोई मंत्री आकर के यहाँ पर से खड़े होकर हमारे बारे में बोले तो सही, हमारे कंधों पे हाथ तो रखे कि नहीं बेटा हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारी सरकार है, हम आपके लिए करेंगे। एक बार बोल दे, क्या दिक्कत है इसमें? बस यही चाहते हैं सर हम। मेरा नाम मधु जागृति है। मैं बस्तर ज़िले के बकावन ब्लॉक में पदस्थ थी। रहने वाली कहाँ की? मैं कोरबा ज़िले से हूँ सर। वहाँ अकेले रहती नहीं हूँ? जी सर, मैं वहाँ अकेले रहती थी क्योंकि मेरे परिवार में सर हम लोग कुल 6 सदस्य थे। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। उसके बाद सर मैं ही अपने घर में बड़ी हूँ और मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो मेरी माँ उन लोग को छोड़ के मेरे पास तो नहीं जा सकती थी। तो जी सर, मैं वहाँ पे अकेले ही रहती थी। गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, पर फिर भी वहाँ पे मुझे अकेले रहना पड़ता था। और सब जी सर, नौकरी तो फ़िलहाल चले गई अब हम लोग की। सर आगे का ऐसा कुछ हम लोग इस सिचुएशन में है सर कि आगे का हम लोग कुछ ऐसा कुछ सोच के रखे नहीं है कि क्या ही करें, मतलब सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। सर हमारे आंदोलन को अब 27 दिन हो गए हैं यहाँ पे। इतने दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, विकट परिस्थिति में बोलना चाहिए ना। यहाँ पे कुछ सुख सुविधाएं भी उपस्थित, मतलब सुविधाएं नहीं हैं हमारे लिए, सुख तो बहुत दूर की बात है। फिर भी हम लोग यहाँ पे डटे हैं सर, और हम लोग दावा करते हैं सर। जी सर, हम लोग भूख हड़ताल पे हैं सर। सर 2 दिन हो गया, और हमारे साथी यहाँ पे पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं यहाँ पे। जी सर, भूख हड़ताल हम लोग को इसलिए करना पड़ रहा है सर क्योंकि अब हमारे आंदोलन का 27 दिन हो गया है सर, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा हमें कुछ भी सुनने को, या फिर उनके कोई भी प्रवक्ता कुछ भी हमारे लिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कोई आश्वासन हमें उनके द्वारा नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, कमेटी का गठन किया गया है, ये चीज़ हमें पता चला है, कमेटी बनी है, पर सर कमेटी का निर्णय जब तक आएगा तब तक हमारा क्या होगा, हम क्या करें? हम कमेटी के निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं और उसका हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि कमेटी अपनी निर्णय कब तक लेगी और तब तक हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी टर्मिनेशन लेटर आप लोगों को बाकायदा घर तक पहुँच चुका, डाक के द्वारा पहुँच चुका अब तक? आज ही मेरी मम्मी का कॉल आया सुबह, मेरे घर आज ही टर्मिनेशन लेटर मेरे डाक के द्वारा पहुँचा गया है सर। हम लोग उनसे बातें छुपा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ तक ये हो जा रहा है कि टर्मिनेशन लेटर हमारे घर तक पहुँच रहा है। अब हम क्या ही कर सकते हैं सर इसमें? सब साइड से बस हमारे जीवन में अभी नेगेटिविटी ही है सर। परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ है? जैसे क्या है कि अनजान जगह है और ख़ास करके महिलाओं को दिक्कत होती है कहीं भी जाके ऐसे वीरान सी जगह पे बिना खाए पिए, और लगातार मतलब 2-4 दिन की बात नहीं है, महीने होने जा रहे हैं। सपोर्ट है तभी आप लोग यहाँ बैठे, लेकिन उनके भी मन में कहीं ना कहीं आप लोगों को लेके चिंता बनी रहती होगी। जी सर, सपोर्ट है सर परिवार का, लेकिन परिवार के लोग को चिंता तो बनी ही रहेगी। कैसे चिंता नहीं होगी? हम लोग महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलता ही है, तो हमारे पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक बार हमारे बच्चे का, अपने बच्चे का अगर सरकारी नौकरी लग गया है तो अपनी हक की लड़ाई वो लड़ें और जीते भी। उनके बदौलत भी, मतलब उनके भरोसे और उनके सपोर्ट की वजह से सर हम लोग यहाँ पे हैं, और भरोसा है सर कि हम लोग जीतेंगे ही। और जब तक दावा करती हूँ सर मैं ये कि जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, लिखित आश्वासन, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे और जीतेंगे ही। मेरा नाम भावना पैकरा है। मेरा पोस्टिंग जशपुर ज़िले के
ब्लॉक कासाबेल में हुआ है सर। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सर हम लोग पिछले वही 26 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी हम लोग कई बार नेता मंत्री, जितने भी मंत्री नेता और जितने भी उनके प्रतिनिधि उनसे मिले सर। पहले तो यही आश्वासन दिया जाता था कि बचाएंगे बचाएंगे। अब लेकिन उनके द्वारा अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हम बहुत तरीके से उनके पास जा के अपनी बात रख रहे हैं कि सर हमको टर्मिनेशन लेटर मिल गया है, अब आगे क्या होगा, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है हमको। अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पे? नहीं सर, कोई नहीं आया है अभी तक। तो उधर से कोई रिस्पांस भी, बस कमेटी कह रहे हैं, पर वही है, कमेटी के ऊपर कब तक भरोसा करेंगे सर। कमेटी तो बनेगी पर कमेटी का निर्णय कब तक आएगा और कब तक हम लोग यहाँ पे नक्सली इलाकों में अमूमन आप लोगों की जो नियुक्तियाँ हुई थी नक्सली इलाकों में ही हुई थी। सामान्यतः छत्तीसगढ़ी हिंदी के अलावा भी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी आप लोग पारंगत रही होंगी, सीखी होंगी उसको। इस वजह से वहाँ के बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे। नहीं तो क्या है कि वो ना तो छत्तीसगढ़ी जानते हैं, ना ही हिंदी जानते हैं। वो चुनौतियाँ रही हैं और उन चुनौतियों से निपटते हुए आप लोग आज करीब 1.5 साल से पदस्थ रही। बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? सर मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ मेरे स्कूल में 21 बच्चे थे और सारे बहुत ही पिछड़े, मतलब पहाड़ी कोरवा हैं सर वो लोग। उनका जीवन सिर्फ जंगल से लकड़ी ला के प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड है। प्राकृतिक चीज़ों पर सर हम लोग जब से गए हैं वहाँ पे, वहाँ के बच्चों का बहुत सुधार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रहन सहन, खान पान, बातचीत, हर चीज़ में सर। और अभी की स्थिति ऐसी है कि हम लोग कॉल करके अपने प्रधान पाठक लोग से पूछते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। तो मेरे यहाँ के बच्चे सर, अभी जब से मैं वहाँ पोस्टेड थी तब से 20 बच्चे 21 बच्चे कंटिन्यू आते थे, पर अभी की स्थिति जब से मैं वहाँ से गई हूँ सर, 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे, इससे ज़्यादा आते ही नहीं हैं सर। और उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ था हमारे जाने के बाद, लेकिन अब उनकी स्थिति, सरकार यहाँ गुणवत्ता ढूंढती है और गुणवत्ता से भरपूर शिक्षकों को यहाँ निकाल दिया गया है। अब उनका स्तर और भी डाउन होता रहा होगा, तभी तो आप लोगों की भी नियुक्ति हुई होगी। जी सर। और बहुत सर नवोदय एकलव्य में उनका चयन होता था, हुआ भी है सर। और मैं खुद अपने बच्चों को जानती हूँ वहाँ, मतलब वो बहुत पिछड़े इलाके से हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज है सर। और मैं दिशा की ज़रूरत थी सर, और हम लोग बहुत अच्छे से उनको गाइड करते थे। अब मैं तो पता नहीं सर उनका भविष्य अब क्या होगा, हम लोग तो खुद नहीं जानते हैं। और हमारे बाद आने वाले शिक्षक पता नहीं कैसे होंगे और कैसे शिक्षा देंगे। अभी बीच सेशन में हमको निकाल दिया गया, अभी उनको बहुत सीखने की ज़रूरत थी, लेकिन अब उनका क्या होगा सर हमें भी नहीं पता। आज हमें हमारे स्कूल में होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम सेवती है, मैं सरगुजा ज़िले में पदस्थ हूँ। मेरा चयन नियुक्ति ऐसे स्कूल में हुआ था जहाँ बच्चों को पूरी तरीके से हिंदी का जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आता था। तो मुझे शुरू में बहुत कठिनाई होती थी क्योंकि मेरा जो भाषा है और उन लोग की जो भाषा है उसमें बहुत अंतर होता था। सरगुजिया सादरी उधर बोला जाता है, तो फिर वो भाषा भी सीखनी पड़ी। जी सर, मुझे सीखनी पड़ी और मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि मैं सीखूं और फिर उन्हीं लोग की लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में मैंने उनको पढ़ाया। और उसके बाद ऐसा सर हम लोग का जो ये आंदोलन है वो 26वां दिन है। और जब हमने अनुनय यात्रा शुरू की थी तो सरकार से यही मांग हम शुरू से करते आ रहे हैं कि हमें समायोजित की जाए, कि हमारी आजीविका और हमारा आत्मसम्मान, नौकरी तो हम ऐसे कहीं भी कर सकते थे, लेकिन बात ही इसमें आत्मसम्मान की है सर, कि हमारे पूरे गांव मोहल्ले सबको पता है कि हमारी नौकरी सरकारी लग चुकी और सरकारी नौकरी से कभी भी नहीं निकाला जा सकता था, ये दुनिया मानती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है सर। भारत को एक विश्व गुरु का क्या दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर गुरुओं को ही ऐसे बिना गलती के निकाल दिया जाएगा सर, तो ये फिर विश्व गुरु रहने का फिर पता ही नहीं, ऐसा मानेंगे कि नहीं मानेंगे भविष्य। सर मेरा नाम सुष्मिता मिंज है, मैं जशपुर ज़िले के कासाबेल ब्लॉक के सागी भावना गांव में पदस्थ थी सर। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? सर हम लगातार धरना प्रदर्शन और हमारे साथियों द्वारा भूख हड़ताल में भी अभी हम शामिल हैं। हमें बस सरकार से, भूख हड़ताल में बैठे हो, जितने यहाँ बैठे हो सब भूख हड़ताल। जी सर, हम लगातार सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमें नौकरी के बदले नौकरी ही दिया जाए। और विगत 5 दिन से बाकी भी साथी जो हैं भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और सर यहाँ आने से पहले जो है
हमें यही बताया जाता था कि सरकारी नौकरी जब हमारी लगी है तो 90 डेज़ के बाद जो है आप लोग इस जॉब में बने रहेंगे, कोई हमें नहीं निकाल सकता। लेकिन अभी हमारे साथ इस तरह का हो रहा है तो हम सरकार के ऊपर मतलब बाकी जो आने वाली जो जनरेशन है सरकार के ऊपर कैसे भरोसा करें? क्या वो बच्चे जो अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, वो लोग जो है सरकारी नौकरी के ऊपर भरोसा कर पाएंगे क्या कि हाँ भाई कि हमें प्राइवेट जॉब्स भी हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स का ये रहता था कि भाई हमें कोई नहीं निकाल सकता आफ्टर 90 डेज़, पर ये तो 1 साल 15 महीने हो गए सर कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें टर्मिनेट। पहले कभी नौकरी जाने का भय डर कुछ ऐसा था? नहीं सर, मेरी फ्रेंड जो है प्राइवेट में स्कूल में है, वो तो मुझे कॉल करके मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मेरा प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। तो उससे जब मेरी बात हो रही थी तो उसने तो मुझे कहा था कि अब तुम्हें गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लग चुका है, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। और बाकी लोगों से भी यही सुनने को मिलती थी सर कि गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गया है और अभी आपको अगर 90 डेज़ से ज़्यादा हो गया है गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो हम निश्चिंत थे सर कि हाँ भाई हमें अभी गवर्नमेंट जॉब हो गया है, हम लगातार इसमें हैं। लेकिन 15 महीने सेवा देने के बाद हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है तो सर हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें इस जॉब से ना टर्मिनेट जो हो चुके हैं तो पॉजिटिव रिस्पांस के लिए जी सर लेटर वेटर भी मिल चुका है। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए। हमारी क्या गलती है कि हमें इस जॉब से बर्खास्त किया जा रहा है? सर मैं जसपुर ज़िला में मनोरा ब्लॉक में पदस्थ हूँ और ये टर्मिनेशन लेटर आने के बाद या पहले भी जैसे कि हम लोग को तो नियुक्ति मिला उसके बाद ही कोर्ट केस के द्वारा हम लोग को धीरे धीरे पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। पर अभी तो हम लोग को टर्मिनेशन में लेटर मिल गया है तो हम लोग को अभी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सभी तरह की प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो दुख है सामाजिक प्रताड़ना, क्योंकि हम लोग को समाज के साथ ही रहना है। तो मैं जब घर में रहती थी तो कई बहनें जैसे नौकरी लगा तो कई बहनें पूछी कि दीदी आप क्या क्या किए, और जैसे कि उन लोग 11th 12th पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को मैं प्रेरित करी कि बहन कॉलेज करने के बाद या फिर 12वीं के बाद या डीएड बीएड कर लो, फिर एक सिलेबस आता है, सिलेबस के अनुसार अच्छी तैयारी करो तो फिर टेट भी क्लियर करने के बाद एक जैसे वैकेंसी आएगी उसकी अच्छी तैयारी करो तो आसानी से नौकरी लग जाता है। तो मैं सर ऐसे ही करी और मेरा तो इतना मेहनत करने के बाद मेरा नौकरी टूट रहा है। तो मेरी बहन फिर मेरे से पूछेगी दीदी आप क्या गलती किए कि ऐसा आपका नौकरी छूट गया। उनको तो कोर्ट केस के बारे में नहीं पता। तो इस तरह मेरा जो सपना टूटा है उसके साथ साथ मेरी और भी कई बहनें हैं मेरे गाँव में, उनकी भी सपना टूटेगी कि शायद हम लोगों के साथ भी कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ना कहीं उन लोग की भी जो सपना है या फिर उन लोग की जो चला गया हुआ ऐसा महसूस हो रहा होगा ना कि सरकार ने आप लोगों को छल लिया है। जैसे लगातार आप लोग यहाँ 20-21 दिन से बैठे हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप लोग रहते कहाँ रात में? सर यहाँ एक हम लोग ऐसी ही व्यवस्था किए हैं, हॉस्टल जैसा ही है तो उसमें हम लोग ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर, पर एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो एडजस्ट कर रहे हैं सर। और हमारे साथ कई माताएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अभी संघर्ष कर रही हैं, वो भी यहाँ साथ ही वो लोग मौजूद हैं, के साथ ही रहते हैं सर। और कई बहुत छोटे हैं सर, फिर भी रह रहे हैं, पता नहीं कब तक ऐसा रहना पड़े। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द हमारा पॉजिटिव खबर आए, जल्द हमारा समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे बैठे रहना नहीं चाहते हैं सर, जैसे आंदोलन में भी बैठे रहना नहीं चाहते। हम लोग काम करना चाहते हैं और वेतन पाना चाहते हैं, हम लोग हमारा आत्मसम्मान पाना चाहते हैं। तो सरकार से मेरी यही गुहार है कि हमें काम दे और हमें आत्मसम्मान वापस करें, बस यही कहना चाहते हैं सर।